शायद 1 साल से हम कोशिश कर रहे थे लेक्चर ऑर्गेनाइज करने की, और माननीय श्री विनोद ठाकुर जो यहाँ के डिप्यूटी महापौर है वो भी आए हुए हैं, और भी आने वाले हैं उपस्थित सब चीफ गेस्ट, बट वी विल स्टार्ट द फंक्शन। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये होम ग्राउंड ही लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो कामयाब पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ मौजूद हैं, और वो भी अगर बाद में बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो शायद आपने सोचा रहेगा कि आप यहाँ हार्ट का प्रॉब्लम्स के प्रिवेंट कैसे करना है वो सुनने आए हैं, और मैं शुक्रिया अदा करूँगी उन डॉक्टर्स का जो आज सुबह अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हुए हैं। तो आई थिंक वी क्लैप फॉर द डॉक्टर्स ऑल्सो, प्लीज। थैंक यू। जरा आपको डॉक्टर्स को थोड़ा अलग लगेगा क्योंकि मैं कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूँगी, फिर जब भी बाकी के डॉक्टर्स आएंगे तो वी विल टॉक मोर टेक्निकली, सो यू हैव टू बेयर विद मी फॉर दिस 45 मिनट्स व्हेन आई एम टॉकिंग टू कॉमन मैन। तो सबसे पहले जैसे आपको इंट्रोडक्शन दी गई कि MBBS किया है, MD किया है, और यहाँ आके डॉक्टर ओम करने को शुरू कर देते हैं, तो आपको ऐसा लगा रहेगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली जब भी हम एलोपैथी की बात करते हैं तो मन में यही विचार आता है कि हॉस्पिटल, इमरजेंसी, ICU, ऑपरेशन करो, मास्क लगाओ, ना। तो जब भी मैंने KEF में MBBS किया तो मैंने देखा कि एलोपैथी बहुत ही बढ़िया सिस्टम है डायग्नोसिस करने के लिए, और बहुत ही बढ़िया सिस्टम है जहाँ हम बीमारी को काबू में ला सकते हैं, लेकिन बीमारी को जड़ से नहीं निकाल सकते। तो यही खोज में मेरा योगा का, जैसे आपने देखा कि मैंने योगा का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया है, एक्यूप्रेशर, मैग्नेटोथेरेपी, जितने भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है सबको मैंने स्टडी किया हुआ है। और उसके बाद मुझे एक ही चीज समझ में आई कि नो पैथी इज इम्पोर्टेंट, न्यूरोपैथी इज इम्पोर्टेंट। मतलब कि हमेशा हम जब एलोपैथी के पास जाते हैं तो उनको लगता है कि वो सही है, आयुर्वेदा के पास जाते हैं तो बोलते हैं एलोपैथी का ऐसा है, होम्योपैथी के पास जाते हैं तो क्या होता है, उसमें पेशेंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो आजकल एक ब्रॉड माइंडेड फिजिशियन की जरूरत है कि जो सभी पैथी को समझे और पेशेंट के लिए जो अच्छा है वो करे। तो ये सोच के हमने इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी जो IPC हार्ट केयर सेंटर है उसकी स्थापना की 10 साल पहले, और उनमें हमने बहुत सारे लोगों को, जैसे कि हार्ट डिजीज को प्रिवेंट कैसे करना है, जीवन शैली में परिवर्तन कैसे लाना है, उसके बारे में हमारा जो काम है जानकारी देना। तो इसमें हमने बहुत सारी नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स, यानी कि बिना बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी के हम कैसे अच्छी तरह से जिंदगी जी सकते हैं, तो इसकी बहुत सारी हमने पायनियरिंग वर्क किया हुआ है, रिसर्च और एनालिसिस किया हुआ है। आई हैव गॉन टू लंडन, UK, देयर वर लॉट ऑफ टाइप्स व्हिच आई विल बी टॉकिंग इन आवर टॉक। तो ये सब हमने इससे ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा केसेस सॉल्व किए हुए हैं, और इस पर किताबें भी लिखी हैं। हमारी जो मराठी की जो किताब है बाईपास लव पर्याय, उसको स्टेट गवर्नमेंट का अवार्ड भी मिला हुआ है। सो वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क एज अ टीम इनटू प्रिवेंटिव एंड नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी। तो ये हमारी जो वेबसाइट भी है IPC-India.org, अगर जो लोग इंटरनेट पे जाते हैं तो बहुत सारे वीडियोस और ये है, एंड आई थैंक माई टीम बिकॉज ऑफ विच आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर। और आज की जो मेन ऑर्गेनाइज किया हुआ है रूपचंदन और थाना टीम, डॉक्टर शेखर इज द हेड एंड नीलम ओवर देयर, प्लीज क्लैप फॉर देम बिकॉज दे हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड। एंड नाउ कमिंग टू द टॉपिक, आजकल सब लोगों में एक हार्ट डिजीज का फियर है। आजकल हार्ट डिजीज का जो फियर है बहुत सारे लोगों में है, ठीक है। तो ये फियर क्यों है? क्योंकि हार्ट डिजीज से एक सडन डेथ हो जाती है। जैसे अभी लास्ट वीक भी मेरा स्टार माजन में एक इंटरव्यू हुआ था जहाँ एक MLA की डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 45 years. So they had called me on the interview that why people are dying suddenly. Ramesh he was active and he was, so why suddenly people are dying. और दुख की बात क्या है कि जो यंग एज ग्रुप, जैसे काफी आजकल 22 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, 40 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, तो ये यंग एज ग्रुप में क्यों अफेक्ट हो रहा है? क्योंकि पहले ये हार्ट डिजीज
बूढ़े लोगों की बीमारी कही जाती थी कि बाबा सीनियर सिटीजन है, रिटायर हो गए तो सब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर बोनस के साथ रिटायरमेंट में सबको मिलता है। तो लेकिन आजकल ये बीमारी यंग एज ग्रुप में भी आती है। डायबिटीज कैपिटल बन गया है अपना देश वर्ल्ड में, और WHO के आंकड़े के अनुसार 2015 में मैक्सिमम हार्ट डिजीज के रिलेटेड डेथ्स जो होने वाली 60% ऑफ द डेथ्स ऑफ द वर्ल्ड विल बी इन इंडिया। मतलब अगर हम ये स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो हर एक चौथा भारतीय को हार्ट डिजीज होने की संभावना है। और अगर आपकी आज की अगर आप सिस्टम देखेंगे कि सभी को यही पता है कि छाती में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए या हार्ट अटैक आया, फिर एंजियोग्राफी की, एंजियोप्लास्टी की, बाईपास की, दवाई आई। दिस इज व्हाट इज द नॉलेज ऑफ हार्ट डिजीज व्हाट वी हैव। तो आज हम हार्ट डिजीज का दूसरा पहलू देखने वाले हैं कि सबसे पहले ये हार्ट अटैक होता क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्ट अटैक आने के बाद आप हार्ट अटैक के बारे में सोच नहीं सकते, दैट इज एन इमरजेंसी। So you have to understand that why heart attack happens. Second, हम हमेशा डॉक्टर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, डॉक्टर्स भगवान है, डॉक्टर हमें ठीक कर देंगे, लेकिन बीमारी कौन पैदा करता है? बीमारी हम पैदा करते हैं, कैसे पैदा करते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाता है तो आप बिना सर्जरी के कैसे ठीक हो सकते हैं, ठीक है? तो ये हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बोर्ड में डाल डेथ हो जाती है। तो 35% लोगों में फर्स्ट सिम्पटम इज हार्ट अटैक, डेथ। 35% लोगों में इट इज हार्ट अटैक के फर्स्ट सिम्पटम। एंड सिर्फ 15% लोगों में चेस्ट पेन होता है और बाकी के लोगों में दम लगता है, थकान होती है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि 70% लोगों में हार्ट का प्रॉब्लम होता है और उन्हें पता ही नहीं है कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हार्ट की डिजीज के बारे में समझना जरूरी है और उसके रिलेटेड प्रिवेंशन जरूरी है। बिफोर वी कंटिन्यू, आज इस फंक्शन में मैडम मूर्ति साहब हमने जो भी खाना से यहाँ पे आए हैं, मैं नगर के व्यक्तियों में सेवा प्रदर्शन के तौर से उनका स्वागत करना चाहता हूँ। अब मैं दादा विमला जी का सम्मान करना चाहता हूँ। आज से बाद में श्री कुमार का मैं सम्मान करता हूँ। श्री विनोद ठाकुर जो हमारे उपमहापौर हैं, श्री अरुण अंगवाड़ी जिसके वजह से आप कभी घर पर करके लोगों देखते हैं, श्री अरुण अंगवाड़ी
श्री रमेश अपना को शांति से जाना जाता है। डॉक्टर शर्मा बाकी सभी के बारे में हमको फिर से शुक्रिया करता हूँ और अजय करता हूँ। आप यहाँ पे आए हैं तो मैं आपका आभारी हूँ और अपने डॉक्टर साहब को करता हूँ कि कार्यक्रम शुरू। जैसे मैं आपको बता रही थी जो हार्ट अटैक जो है उसकी बातें हो रही थी और चेस्ट पेन की बातें हो रही थी, प्रिवेंशन की। तो लेट्स गो टू द टॉपिक। जैसे आप देख रहे हैं इधर हार्ट में 3 मेन नर्व्स है जिसे हम लोग कॉरोनरी आर्टरीज कहते हैं। तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 2। अगर उसमें आई थिंक दिस स्लाइड शुड बी स्विच्ड ऑफ ताकि ये क्लियरली दिख सके। दिस वन नेक्स्ट। अभी सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी हार्ट अटैक आता है तभी नर्व्स पूरी तरह से बंद हो जाती है और चेस्ट पेन होता है तभी ऑलरेडी वो ब्लॉकेज 70% के आगे निकल चुका है। तो बात क्या है कि सभी लोगों को जब भी ब्लॉकेज बढ़ जाता है तभी समझ में आता है कि ब्लॉकेज की शुरुआत कब होती है। तो इसकी रिसर्च इंग्लैंड में हुई थी कि 18 से 20 साल के जो बच्चे जिनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, टीनेज ग्रुप, उनका पोस्टमार्टम किया तो उनकी नस में भी फैट के डिपॉजिट्स हो चुके थे। तो अभी बात ये है कि इधर बहुत सारी लेडीज भी है, फैमिली मेंबर्स भी है। हम बचपन में बच्चों को घी खिलाते, तेल खिलाते, ये खाओ वो खाओ। और आजकल बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते हैं, टीवी ज्यादा देखते हैं। पहले क्या था कि लोग घी खाते थे लेकिन 20-20 किलोमीटर चलते थे। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो एक प्रकार का मशीन है जो चलने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन आजकल हम चलते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते और हमेशा बोलते नहीं हमारे दादाजी ने खाया हम भी खाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो फैट्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं हार्ट की नस में और ये धीरे धीरे ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाते हैं। तो जैसे ये डिपॉजिट डेवलप हो जाते हैं तो वैसे ही वो डिपॉजिट को हम कम भी कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग डाइट करते हैं तो पेट की चर्बी कम होती है, तो वैसे ही अगर हम सही हमारी जीवन शैली है तो हार्ट में होने वाले ब्लॉकेजेस की भी रोकथाम कर सकते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर डीन ऑर्निश ने अमेरिका में 20 साल पहले पूरी रिसर्च की कि अगर हम डाइट में कम तेल वाला खाना खाए, रोज एक्सरसाइज करें, मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर डायबिटीज को कंट्रोल रखें, तो उन्होंने एंजियोग्राफी से प्रमाणित किया कि ब्लॉकेजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो यही प्रोग्राम से हम ऑलमोस्ट 10 साल से यहाँ लोगों को ट्रीट कर रहे हैं और उसमें काफी कामयाब केस स्टडीज भी है कि मैं आपको दिखाऊंगी। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि ये ब्लॉकेजेस जो है 30-40%, आपको दूसरा दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों है कि 70% 80% के बाद अपना हार्ट हमें चिन्ह देता है, उसके पहले क्यों बात नहीं करता है। लेकिन हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो इंजन है। आप सोचेंगे अगर देखेंगे तो बचपन से लेकर आप जब माँ की कोख में थे 4 से 6 हफ्ते, तब से जो हार्ट बीट करने शुरू करता है वो आखिरी दम तक वो हार्ट बीट करता है। आपके दिमाग को आराम मिलेगा, आंखों को मिलेगा, कानों को मिलेगा, सबको मिलेगा। फास्टिंग करेंगे तो पेट को मिलेगा, लेकिन हार्ट एक ऑर्गन है जो कभी भी बंद नहीं पड़ सकता। तो इसके लिए हार्ट इज द मोस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑर्गन, उससे बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग अपने शरीर में ऑर्गन ही नहीं है। तो जैसे
घर में कैसे कोई बच्चा बराबर से बिहेव नहीं करता, हम उसे माफ कर देते हैं, माफ कर देते हैं, माफ कर देते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो माफ नहीं कर सकते। तो वैसे ही हार्ट भी जैसे ब्लॉकेज कैसे पैदा होते हैं हम देखते हैं। अभी ये जो है एनिमेशन देखिए, ये अपना हार्ट है, तो अगर हम हार्ट की नस में अंदर घुसे, हाँ दैट इज बेटर। तो ये देखिए कैसे ये अभी जो बटाटा वड़ा, पाव वड़ा, वो सब जो है ना पीला पीला, हम जो भी फ्राइड खाते हैं, कलावा खाते हैं, जलेबी खाते हैं, काठिया खाते हैं, तो ये सब फैट ऐसे हमारी नस के अंदर धीरे धीरे घुस जाता है। तो जब भी हम 70% ब्लॉकेज, 80% ब्लॉकेज देखते हैं, तो हमारे वर्षों की मेहनत है, वो एक दिन में पैदा नहीं हुआ है। बहुत सारे साल गलत काम करके सब जमा कर करके हमने जैसे बैंक बैलेंस जमा किया, वैसे ब्लॉकेज को डिपॉजिट किया है। तो ये बहुत वर्षों के बाद ये डेवलपमेंट होता है, जैसे आप देख रहे हो। सो नेक्स्ट, तो ऐसे हमारी हार्ट की नस के अंदर ब्लॉकेज डेवलप होते हैं। और ये जो दूसरा है कि ये जैसे आप देख रहे थे, ये हार्ट की इंटरनल लाइनिंग है, बहुत सूक्ष्म होती है वो, और ऐसे धीरे धीरे अंदर ये फैट्स, फिर कैल्शियम, ये सब डिपॉजिट होता है, फिर वो डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए जो ब्लड के अंदर हमारी एक प्लेटलेट्स नाम की चीज होती है, वो स्टिकी होती है। तो ऐसे धीरे धीरे ये ब्लॉक हो के ब्लड की सप्लाई को वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जब भी छोटा ब्लॉक होता है तो ब्लड की सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे वो ब्लॉकेज बड़ा होता है तो वो ब्लड की सप्लाई डिस्टर्ब होती है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि जब ये ब्लॉकेज फट जाता है तभी हार्ट अटैक आता है। तो इसके लिए हार्ट अटैक होने के 3 कारण है। एक है ब्लॉकेज, दूसरा है कि अगर हम मेंटल, जैसे कि आपने हिंदी फिल्मों में देखा रहेगा कि वो लड़की बोलती है मैं तेरे से शादी करूंगी तो मेरे बाप को हार्ट अटैक आ जाएगा, यू नो। तो ये जो है कि कोई लोगों को बिजनेस में लॉस हो जाता है तो हार्ट अटैक आता है, या लड़की भाग जाती है, लड़का बिना मतलब मर्जी के शादी कर लेता है। मतलब जब भी हमें एक्यूट इमोशनल स्ट्रेस आता है तभी लोगों को हार्ट अटैक आता है। तो जब भी एक्यूट ये हार्ट अटैक का रीजन क्या है। यंग एज में आजकल, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, रिसेंटली लॉट ऑफ यंग पीपल, बीच में भी एक बड़े कंपनी के सीईओ को हार्ट अटैक आ गया था। ही हैड कम फ्रॉम द जिम एंड ही हैड गॉट इट। सो व्हाई यंग एज ग्रुप इज गेटिंग अफेक्टेड। तो क्या है कि ये जैसे हमने पूरी क्रिया को देखा कि आजकल लाइफस्टाइल बहुत ही बिगड़ चुकी है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मैदे वाली जो आइटम्स है, जैसे डॉक्टर डी रमेश ने कहा था, फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट डेथ, यू नो, बिकॉज वी आर ईटिंग लॉट ऑफ फास्ट फूड, नॉट एक्सरसाइजिंग। और ये ब्लॉकेजेस चाहिए तो मैं वापस दोबारा एक बार लिखूंगी, जस्ट पुट ऑन दिस एनिमेशन। सो ये जैसे आप देख रहे हैं, तो उसमें ये जो ब्लॉकेजेस की जो क्रिया है ये समझना बहुत जरूरी है। अभी पॉइंट ये है कि आप ये सब ब्लॉकेजेस होने के बाद डॉक्टर के पास अभी आ रहे हैं। आज हम इसके लिए मिल रहे हैं कि आपको ये अवस्था तक पहुंचना नहीं है, और अगर आप इस अवस्था में पहुंच गए हैं तो कैसे बिना ऑपरेशन के आप ठीक हो सकते हैं। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, ये डैमेज हम लोग रोज हमारे शरीर में कर रहे हैं। जब भी हम लोग बिजनेस के पीछे, काम के पीछे भागते हैं और वक्त पे खाना नहीं खाते हैं, जो भी मिला वो गलत सलत खा लेते हैं, सोते नहीं है, या कोई लोग सिगरेट या तंबाकू या पान पराग या गुटखा या जो भी सब खाते हैं, तो ये सबसे इंटरनल लाइनिंग डैमेज हो जाती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम 24 घंटे में ये ब्लॉकेज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि ब्लॉकेज नहीं होने के लिए काम कर रहे हैं। सो दैट चॉइस इज विद अस। एंड जब तक ये अवेयरनेस लोगों में नहीं आती है तब तक हार्ट डिजीज खत्म होने वाली नहीं है। तब तक हार्ट के डॉक्टर्स भी बढ़ते रहेंगे, हॉस्पिटल्स भी बढ़ते रहेंगे, ऑपरेशन भी बढ़ते रहेंगे और खर्चा भी बढ़ते रहेगा। तो इसके लिए आज का जो लेक्चर का मेन फोकस है कि हमें ये ब्लॉकेज अपने अंदर होने देना नहीं है, ये पावर आपके हाथ में है। तो नेक्स्ट, अभी जैसे आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि फ्राइड फूड, फैटी फूड, फिर दूसरा एक्सरसाइज, योगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सबसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तो उसमें 3 ग्रुप्स है। एक है प्राइमरी ग्रुप, keep this, don't be in a hurry। कि हार्ट डिजीज प्रिवेंशन, यहाँ लेडीज है, बच्चे हैं, तो अगर किसी को 40 साल में हार्ट अटैक आता है तो वो जो नींद है बचपन से शुरू होती है।
सो जो भी बचपन में आप इधर पिताजी है, दादा है, दादी है, चाचा है, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट विद दैट एंड प्रॉपर फूड. एंड आजकल बच्चे गुस्सा बहुत हो जाते हैं, टेम्पर टेंडरेंस, लाड प्यार, ये सबसे भी जब भी हम गुस्सा होते हैं तभी हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन पैदा होते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है. तो इसके लिए माइंड को शांत रखना, उसके लिए योगा, मेडिटेशन और एक सही सोच डेवलप करना बचपन से ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट सेकेंड ग्रुप जो है वो है 30+. जैसे कि उनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, पेट पे चल रही है जिसे हम लोग एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं, फिर टेंशन है. लेडीज को 45 साल तक हार्मोन्स का प्रोटेक्शन होता है. 45 साल के बाद लेडीज और जेंट्स में हार्ट डिजीज का रिस्क इक्वल हो जाता है. तो स्मोकिंग है, तो ये जिन लोगों के भी रिस्क फैक्टर्स है उनको हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है. और एक रिस्क फैक्टर मैंने लिखा नहीं है कि मुंबई या शहर में रहना भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि यहाँ जो पोल्यूशन है, भागदौड़ है, जो मेंटल स्ट्रेस है, दैट इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर. सो ओबेसिटी जैसे मोटापा, ये भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है. डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं है तो 10 साल में जरूर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस डेवलप होते हैं, मल्टीपल ब्लॉकेजेस डेवलप होते हैं और सर्जरी के बाद रिकरेंस भी बढ़ जाता है. इसके लिए शुगर कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट विच वी डू. अभी हार्ट ब्लड प्रेशर रिवर्सिंग, क्योंकि ब्लड प्रेशर के भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसका हार्ट पे असर पड़ता है, ब्रेन पे असर पड़ता है, किडनी पे असर पड़ता है. क्योंकि काफी लोग मैंने देखा है जैसे कंट्रोल में आ गए गोली छोड़ देंगे. इधर डॉक्टर से एग्री करेंगे कि लोग अपने आप दवाई बंद कर देते हैं या अपने आप कम कर देते हैं, अपने आप चेंज करते हैं. प्लीज डोंट गो इनटू सेल्फ मेडिकेशंस फॉर ऑल दिस थिंग्स. नेक्स्ट मुझे बताना ये है, जैसे आपने किसी ने टाइटैनिक पिक्चर देखी रहेगी, तो ये आइसबर्ग फेनोमेनन क्या है कि जो ऊपर दिखता है बर्फ का पहाड़, लेकिन उसके नीचे वो बड़ा बर्फ का पहाड़ होता है, बेस होता है. तो वैसे ही आपको अभी हार्ट पेशेंट्स आपको लगता रहेगा इतने नहीं है. 10% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब समझो यहाँ की जनसंख्या 10 लाख है, तो उसमें से 10% को अगर बीमारी है, लेकिन 30% को रिस्क फैक्टर्स है जो आगे जाके हार्ट पेशेंट बनने वाले हैं, जिनके लिए प्रिवेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस. अभी वी कम टू द सेकंड ग्रुप कि आजकल कॉमन मैन को लाखों रुपया खर्चा करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है. कि जब भी ऑपरेशन बताया तो 3 लाख 4 लाख ब्लड को जमा करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी इमरजेंसी हो जाती है. और यहाँ काफी सब कार्यकर्ता है, उनके पास भी बहुत ऐसे केसेस आते रहेंगे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते, या काफी बार पेशेंट्स ओल्ड होते हैं और उनको मेंटली दे आर नॉट प्रिपेयर्ड कि मेरे को इधर से काटो, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. तो इसके लिए हमने ये पूरी सिस्टम की स्थापना की कि कैसे लोगों को हम ऑपरेशन से बचा सकते हैं. तो एंजियोग्राफी जब भी करते हैं हम, जो ब्लॉकेजेस ये जो एंजियोग्राफी हम करते हैं, जो ब्लॉकेजेस देखते हैं, आई थिंक यू वेंट टू द फर्स्ट स्लाइड. ये एंजियोग्राफी रिपोर्ट है. एक टेस्ट है जो हम पैर में तार डालते हैं और ब्लॉकेजेस देखते हैं. जनरली जब भी 30+ जो भी है, सबको लिपिड प्रोफाइल के लिए जाना है, कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट करनी है, डायबिटीज, और एक होती है स्ट्रेस टेस्ट जो हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं. तो जब ये स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आती है तो फिर डॉक्टर रेकमेंड करते हैं आपको एंजियोग्राफी करनी. तो एंजियोग्राफी में जब भी 70% के ऊपर ब्लॉकेजेस होते हैं तो कहते हैं कि ऑपरेशन करना है या बाईपास करना है, एंजियोग्राफी करनी है. इधर बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, रूपचंदानी जी, छावरिया जी, सब बहुत सारे इधर बैठे हैं, सबको ऐसे ही एंजियोग्राफी में मल्टीपल ब्लॉकेजेस थे, उनको बताया गया था कि सर्जरी करनी है. तो वो लोग कैसे बिना सर्जरी के ठीक हो रहे हैं, दैट इज व्हाट आई वांट टू शो यू. दिस वन नेक्स्ट. एंजियोग्राफी में छोटी नस दिखती नहीं है. जैसे किसी ने फ्लाइट पकड़ी हो एयरपोर्ट पे और वैसे बहुत लोग बाईपास एंजियोप्लास्टी करने लगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास
50-60% से ज़्यादा केसेस बाईपास एंजियोप्लास्टी के बाद आते हैं कि एक बाईपास कर ली, दूसरी बाईपास कर ली, 3 एंजियोप्लास्टी कर ली। मतलब इधर तो भी एक मेडिकल साइंस में ये रियलाइजेशन हो चुका है कि सिर्फ बाईपास करके या एंजियोप्लास्टी करके हम डिजीज को सॉल्व नहीं कर सकते। एक फैक्टर पेशेंट के अंदर भी है जो बीमारी को पैदा करते रहता है और इसके लिए वो प्रिवेंटिव फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो ब्रांच की बात कर रही हूँ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, वो विकसित देशों में जैसे कि यूएस, यूके, इट इज़ वेरी पॉपुलर। वहाँ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट होते हैं, पूरी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम्स होते हैं प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में। तो इंडिया में ये नॉलेज और ये टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट आ रही है जो हमने इंट्रोड्यूस की है, क्योंकि अभी तक पहले की सिस्टम ज़्यादा चल रही है। तो आज मुझे शुक्रिया अदा करना है सभी सीनियर्स का यहाँ जिन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया आप लोगों के लिए, जानकारी के लिए, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लेटेस्ट क्या चल रहा है मेडिकल साइंस में। तो हम जो ट्रीटमेंट देने वाले हैं उसका बेस ये है कि अपने अंदर एक नेचुरल बाईपास होने की क्षमता है। अभी 2 पार्ट है। आप अगर डेली चलोगे, जितना चलोगे हाफ एन आवर, तो उतना ये आपके अंदर डेवलपमेंट होने वाला है। लेकिन आप जब हमारे पास आते हो तभी ऑलरेडी आपको चेस्ट पेन हो चुका है, तो आप चल नहीं पाते हो कभी, इसके लिए हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो जो लोग भी प्रिवेंटिव कैटेगरी में है अभी, उनको मेरे हिसाब से रोज चलना शुरू करना चाहिए। काफी सब यंग लड़के भी मम्मी डैडी के साथ आए हैं, तो whoever is not having a problem should start walking daily, at least half an hour, 3 times in a week तो शुरू करें। दो 5 times करोगे तो सुबह लगता है, very good. So more you walk, more you create your channels, okay, and lesser you walk, these channels are related. So this is one thing. Next, एंजियोप्लास्टी में आप देखेंगे काफी लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि हमने 2-3 लाख रुपया खर्चा कर दिया है, मतलब वो डॉक्टर का प्रॉब्लम है, तुम स्टैंड बिठा दो, बाईपास करो, मैं आता हूँ, मुझे कार्ड डालो, फिर बाद में मैं वैसे ही काम करूंगा, वैसे ही गुस्सा होगा, वैसे ही फाइल फेंकूंगा, वैसे ही मैं खाना वक्त पे नहीं खाऊंगा। नहीं चलता है। You have to understand all doctors are like technicians, you know. In fact, to make it simple, we are like plumbers. हम लोग ने तार डाल दिया, ब्लॉकेज को फोड़ दिया या स्टैंड बिठा दिया, या जैसे आप देख रहे हैं एंजियोप्लास्टी में ये हम लोग ने स्टैंड बिठा दिया, लेकिन ब्लॉकेज नीचे ही है। जैसे आप रास्ते पे जा रहे हैं, बीच में झाड़ आ रहा है, मैंने झाड़ काट दिया, लेकिन उसके मूल तो नीचे ही है, तो वापस उगने ही वाला है कहाँ से। तो एंजियोप्लास्टी करने के बाद भी अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें ब्लॉकेज या नया ब्लॉकेज, वो क्रिया शुरू रहती है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप 2 लाख 3 लाख देके छूट जाएंगे, तो द डिजीज कंटिन्यूज। आप अगर देखेंगे बाईपास, मतलब इट इज लाइक जैसे ट्रैफिक जाम है, हम लोगों ने ट्रैफिक क्लियर कर दिया, लेकिन वापस ट्रैफिक होगा कि उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे बाईपास में भी हम ब्लॉकेज नहीं निकालते। तो काफी लोगों को ये गलतफहमी है कि मेरा बाईपास होना मतलब ठीक हो गया, मेरे अंदर कचरा था सब निकाल दिया डॉक्टर ने, अभी मैं वैसे ही खाऊंगा वड़ा पाव समोसा पाव और आई लिव माय लाइफ। इट डजंट वर्क, बिकॉज इन बाईपास वी आर जॉइनिंग अनदर पाइपलाइन। आपकी शरीर की जो नस होती है पैर के हाथों से वो इंटरनली ज्वाइन होते हैं। अब इससे क्या होता है, वापस उससे भी वो क्रिया शुरू हो जाती है। तो अभी आज के लेक्चर में आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि बाईपास और एंजियोप्लास्टी ये हार्ट की ट्रीटमेंट से खून की सप्लाई बढ़ती है। आपको दोबारा हार्ट अटैक नहीं आएगा या आपको दोबारा वो ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आजकल क्या काफी लोगों के पास बड़ी विजन है कि चलो हम तो प्रीमियम करते हैं 10-15 हजार, अभी हमारा क्या जेब से थोड़ी जाता है, तो 2-3 लाख मिल रहे हैं तो चलो जाके ऑपरेशन करवा दो। बट ऑपरेशन कभी करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। सभी को भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑपरेशन के भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑपरेशन करने के बाद भी प्रिवेंटिव केयर, आपकी डाइट, एक्सरसाइज, योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रोग्राम्स हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट, जैसे आपने देखा कि नीचे ट्रैफिक जैम हम लोग ने बाईपास बनाया, फ्लाईओवर बनाया, फिर उस पर भी ट्रैफिक जैम होता है। पहले नीचे अटकते थे, फिर बाद में ऊपर अटकते हैं, तो थोड़े समय के बाद सर्जरी के बाद भी यही होता है। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे सेंटर में हम एक ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं कि किनको सर्जरी की आवश्यकता है। तो जो पेशेंट्स में जो मेन नस में लेफ्ट मेन स्टेम में डॉक्टर्स हैं, हमको पता है लेफ्ट मेन स्टेम क्या है, तो उनमें 70% से ज्यादा ब्लॉकेज होते हैं, तो बाईपास सर्जरी इज इमीडिएट। बट
भगवान की कृपा से ये सिर्फ 10% पेशेंट में ही ऐसी अवस्था होती है। काफी बार आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लोग हेल्थ चेकअप के लिए गए, अच्छे खासे थे और स्ट्रेस किया, पॉजिटिव आ गया और बाईपास करवा के बाहर निकल गए। You know, there are a lot of things you read in news, you know, that when underwent for routine checkup, routine angiography, routine angioplasty and was discharged after 2 days. I cannot take the names of the celebrities. So now the point is that I don't think so heart operations are routine. It should not be done when it is not required. Because आपके अंदर एक नेचुरल सिस्टम है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आपको देखभाल कर सकती है। जिन लोगों को दवाई लेके फायदा नहीं होता है, जिन लोगों का हार्ट का फंक्शन वीक है, जो लोग एक्सरसाइज है दूसरा चीज नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए सर्जरी है। मेजोरिटी लोग आप देखेंगे उनको एक सिंपल सा होता है, मैं चलने गया 5 मिनट के बाद मेरी छाती भर गई, फिर मैं रुक गया, मुझे ठीक हो गया, फिर मैं आधा घंटा चला। मेजोरिटी लोग वो कैटेगरी में होते हैं, लेकिन उसके लिए सब लोग ऑपरेशन करवाते हैं जो जरूरी नहीं है। तो ये जो है, जैसे कि ये डॉक्टर डी नॉर्निश की रिसर्च है, आप अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो ये किताब है डॉक्टर डी नॉर्निश की रिवर्सिंग हार्ट डिजीज। हमारी भी किताब है इंग्लिश में डॉक्टर क्रैटन के साथ बाईपास सर्जरी, मराठी में भी किताब है, योगा की बुक्स है, डाइट की बुक्स है, बाद में आप लेक्चर के बाद जो चाहिए वो पिकअप कर सकते हैं। ये इंडिया में भी डॉक्टर कलाम को मैं मिली थी, मैंने सर को नेशनल प्रोग्राम दिया था प्रिवेंटिव के लिए, और एक रिसर्च स्टडी भी पूरी हुई है कि इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिकन और इंडियंस, जैसे इंडियंस अमेरिकन जैसी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे अगर ये जो सब फास्ट फूड और ये सब जो चल रहा है आजकल, आपको पता है सैटरडे संडे सबसे ज्यादा भीड़ बाहर होटल में होती है, घर में खाना आजकल बनता ही नहीं। और जब भी मैं देखती हूँ कि डॉक्टर के पास आते हैं तो बहुत जल्दी रहती है, टाइम नहीं है, चेकअप का टाइम नहीं है, लेकिन लोगों के पास 1-1 घंटा रुक के खाना खाने का टाइम है, जो सेहत बिगाड़ते हैं वो। जहाँ हमें जो चीज हमारे नुकसान करती है उसके लिए हमारे पास बराबर टाइम है, और जिस चीज से सेहत बनती है उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ये सिर्फ सोच की फर्क है, हमारी सोच को बदलना। सो इन इंडिया की प्रॉब्लम इज दैट हमारी नस की साइज छोटी है। सो इफ वी आर गोइंग टू फॉलो द वेस्टर्न कल्चर, वी आर गोइंग टू गेट द डिजीज अर्ली। इसके लिए आप देख रहे हैं कि यंग लोगों में ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है, और जो लोग डिसिप्लिन भी है, समझो खाना अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिवनेस आजकल देखो एग्रेशन बहुत बढ़ रहा है। स्कूल के बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं। हर एक माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा स्कूल में फर्स्ट आना चाहिए, मेरिट लिस्ट में आना चाहिए, क्रिकेट तेंदुलकर जैसा खेलना चाहिए, फिर हॉकी ऐसा खेलना चाहिए, डांसिंग शामुक दवर जैसा करना चाहिए, ये क्लास वो क्लास, मतलब पेरेंट्स की भी बच्चों से उम्मीदें बहुत बढ़ गई। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इधर तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, मतलब जो तुम्हारी कैपेसिटी के बाहर है वो सब सोचते रहना, ओवर एम्बिशियसनेस, एग्रेसिवनेस, ये सब का भी आपके हार्ट पे असर हो रहा है। तो इसके लिए अगर आप एक्सरसाइज भी करेंगे, डाइट भी करेंगे, लेकिन अगर आपका माइंड पीसफुल नहीं है तो भी आपको हार्ट डिजीज का रिस्क हो जाता है। सो दैट इज व्हाट वाज प्रूव्ड इन दिस स्टडी। और ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ECP, जिसकी हम ट्रीटमेंट देते हैं हमारे सभी सेंटर्स में, हमारे सेंटर्स थाना, परेल, बोरीवली, अंधेरी और आउट ऑफ बॉम्बे भी है। हम लोग अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करते हैं। तो ये सब जगह पे हमने ECP जो नेचुरल बाईपास की जो सिस्टम है उसको स्थापित किया है। अभी ये US से पूरा हमारा ट्रेनिंग और टाई अप है। US में क्या प्रूव किया कि 30% पेशेंट्स ऑपरेशन के बाद वापस दोबारा काम पे नहीं जाते, सो देयर वाज प्रोडक्टिविटी लॉस एंड 5 to 20 दे डोंट फील गुड, और काफी लोगों को दोबारा ऑपरेशन करवाया जाता था। So ECP is one treatment which is non-invasive, which is very safe, which is US FDA approved, which helps to increase the blood supply to the heart. तो इसमें जैसे आप ब्लू कलर के कर्व्स देख रहे हैं, नीचे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो रहा है, वहां से ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ जा रही है। तो उससे जस्ट वो नेक्स्ट, उससे आपकी जस्ट वो नेक्स्ट आपकी हार्ट की छोटी नस सब पूरी ओपन हो जाती है। तो इट क्रिएट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ नेचुरल बाईपास। So it does not remove the blockage, but it opens the collaterals. तो ये ट्रीटमेंट हम पेशेंट्स को देते हैं जिनको सर्जरी को अवॉइड करना है, और ये ट्रीटमेंट हम जो बिजी CEOs है, आजकल बहुत लोग बिजी हो गए जिनको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, तो
तो जैसे कि ये हम लोग स्पोर्ट्समैन को भी देते हैं, जैसे कि वन ऑफ द जो क्रिकेट कोच इज देयर, ही टूक टू रन आफ्टर द क्रिकेटर, दैट इज एंड्योरेंस ट्रेनिंग, क्योंकि अल्टीमेटली ये ट्रीटमेंट में 5 साल की ओलंपिक ट्रेनिंग में जो आपकी नस खुल जाती है वो ये 35 घंटे में खुल जाती है। तो प्रिवेंटिव में भी लोग लेते हैं कि जिनको अगर समझो हार्ट अटैक में नस बंद पड़ जाती है, तो लेकिन आपकी बहुत सारी नस खुल गई है, जैसे एक रास्ते पे ट्रैफिक जाम है लेकिन बाकी के रास्ते खुले हैं, तो आपकी ब्लड सप्लाई हो जाएगी। तो इसको हम प्रिवेंटिव के लिए भी यूज करते हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए जो भी पेशेंट्स आते हैं जिनको बाईपास एंजियोप्लास्टी बताई गई है उनके लिए यूज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इट इज अ नेटवर्क, इट इज अ ह्यूज नेटवर्क व्हिच इज क्रिएटेड, मल्टीपल नेटवर्क व्हिच इज क्रिएटेड व्हिच एंश्योर्स ब्लड सप्लाई टू योर हार्ट। तो ये सब हमने इंडिया में जो भी जो रिकॉर्ड करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड इन अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी जर्नल। सो ये बहुत ही प्रमाणित ट्रीटमेंट है जो ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करती है। और जस्ट बिफोर दिस, पहले ये इंश्योरेंस में क्लेम नहीं होता था क्योंकि डे केयर ट्रीटमेंट थी। तो हमारे यहाँ छाबरिया जी स्टैंडअप, ये छाबरिया जी है, उन्होंने थाना में के कंज्यूमर कोर्ट में केस करके ही वन द केस सो दैट ही गॉट रियम्बर्स। प्लीज क्लैप फॉर हिम। और उनके बाद अभी दूसरे भी एक पेशेंट ने किया, बिकॉज मेरे हिसाब से मुझे ये कहना है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है और लोगों का अभी एक ही प्रॉब्लम है कि हम प्रीमियम कर रहे हैं और इंश्योरेंस में नहीं मिलता है। तो इसलिए आज ये नया ट्रीटमेंट है। हम खुश है कि ऐसे पेशेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे यहाँ सीनियर्स भी है। इनको हमको नेशनल मूवमेंट पे लेके जाके, क्योंकि इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। आज आप 8 लाख रिएम्बर्समेंट करेंगे, उसमें एक पेशेंट की ट्रीटमेंट होगी, लेकिन 8 लाख में यहाँ 8 पेशेंट की ट्रीटमेंट होगी। तो उसमें सेविंग भी होगा, पेशेंट के लिए भी अच्छा है, हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं है ट्रीटमेंट में, कोई भी ब्लड लॉस भी नहीं है। निशिता, यू आर ऑल्सो लुकिंग वेरी हैप्पी। निशिता इज ऑल्सो वन ऑफ द पेशेंट्स, शी हैज अंडरगॉन, देन मिस्टर चूक इज देयर, कुमार इज देयर। सो बहुत इधर हमारे जिन्होंने दे आर लुकिंग वेरी हैप्पी एंड दे आर कम हियर। सो दिस ट्रीटमेंट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर। वी आर इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन महाराष्ट्र एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी दैट आवर हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो हैविंग इट। तो सब हॉस्पिटल्स, मेजर हॉस्पिटल्स में भी उन्होंने ये स्टार्ट किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे एक दिन आएगा कि जहाँ लोग ऑपरेशन को सेकंड ऑप्शन रखेंगे और ये सब चीज को फर्स्ट ऑप्शन रखेंगे। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। लो फैट, हाई वेजिटेरियन, हाई फाइबर वेजिटेरियन डाइट, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में कोलेस्ट्रॉल की संख्या मात्रा ज़्यादा होती है। और एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो विटामिन है, क्योंकि हम लोग जैसे डब्बा होता है तो पोड़ी भाजी, तो हमारी चपाती बहुत होती है, भाजी इतनी सी रहती है। तो यू हैव टू रिवर्स द रेशियो, ज़्यादा सलाड्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं। और जो भी है जिसको नेक्स्ट, व्हेन डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, एंड व्हेन डाइट इज करेक्ट मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। ओके, सो जब भी आपकी डाइट सही है तभी ऑटोमेटिकली आपकी दवाइयाँ कम होने वाली है। नेक्स्ट, तो योगा भी इम्पोर्टेंट है। योगा आपके माइंड को बैलेंस करता है। तो हम हमारे सेंटर्स में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन भी सिखाते हैं। फिर हम प्रॉपर इंडिविजुअल एक्सरसाइज प्लान देते हैं, तो विच इज बिफोर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी के पेशेंट्स को भी हैंडल करते हैं। तो ये सब हमारे कार्डियक के लिए प्रोग्राम्स हैं। वॉकिंग इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, दोज हु डू नॉट फाइंड टाइम फॉर एक्सरसाइज विल हैव टू फाइंड टाइम फॉर इलनेस। तो जो भी लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास वक्त नहीं है, चलने जाने का वक्त नहीं है, फिर बाद में बीमार पड़ते हैं, फिर वक्त ही वक्त है। सो इट इज बेटर कि बीमार होने से पहले टाइम निकाल के आधा घंटा रोज चलने चाहिए। जो भी एडिक्शंस है, स्मोकिंग है, गुटखा है, वो सबको स्टॉप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर। मेन थिंग इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज की तारीख में काफी लोग मैंने देखा है डाइट कर लेते हैं, विटामिन की गोली ले लेते हैं, वॉकिंग के लिए भी जाते हैं, लेकिन मेंटल स्ट्रेस इज समथिंग, जैसे टाइप ए पर्सनालिटी, हरी भरी करी, मैं नेक्स्ट इधर कभी पहुंचूं, मैं खाना कभी, लेकिन उनके मन को शांति नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मैं थोड़ा आध्यात्मिक कहना चाहूंगी कि हम ये जो रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल आजकल जो हो गया है नया लेटेस्ट, रोटी कपड़ा मकान मोबाइल के पीछे इतने भागते रहते हैं कि हम भूल ही गए हैं कि हम पैदा क्यों हुए, वाई वर वी बॉर्न।
कितने लोग ये रोज सुबह उठ के सवाल करते हैं अपने आप से कि मैं पैदा क्यों हुआ। हमें लगता है कि मैं पिता हूँ, मुझे बच्चों के लिए करना है, वाइफ के लिए करना है, कि मैं बिजनेसमैन हूँ। हम इस भ्रम में इतने घूम जाते हैं कि हमें भूल ही जाते हैं कि हम पैदा क्यों। तो जरा थोड़ा हम सुबह उठ के 5 मिनट या 10 मिनट ये एनालिसिस करें, या सोने से पहले ये एनालिसिस करें कि मैं मेरे आत्मा के विकास के लिए या प्रोग्रेस के लिए पैदा हुआ हूँ, कि मेरे अंदर जो नेगेटिव टेंडेंसीज है, जो भी क्रोध है, राग है, द्वेष है, जो भी नेगेटिव टेंडेंसीज है, उस पर मुझे काबू करके मुझे पॉजिटिव की तरफ जाना है। हर एक दिन मन में जो विचार आते हैं, कितने सारे नेगेटिव विचार आते हैं, है ना। किसी के लिए जेलसी होती है, किसी के लिए कंपटीशन होती है, ये आगे कैसे निकल गया, मुझे तो ऐसा मान नहीं मिला, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, मेरी मर्जी के हिसाब से वो करता नहीं है। तो हमारे मन में कितने सारे, जब भी मेरी मर्जी के खिलाफ हो गया तो मैं गुस्सा हो गया, मैंने बोला था टेलीफोन वहां रखना चाहिए तो वहां ही रखना चाहिए, वहां क्यों रख दिया, ये चीज ऐसे क्यों पड़ी हुई है। सो छोटी छोटी चीजों को लेके हम हमारे माइंड को उत्तेजित करते हैं, और ये छोटी छोटी बातें लेके हम हमारे अंदर सब डिजीजेस को पैदा करते हैं। सो 80% ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, मतलब माइंड बॉडी रिलेटेड। सो दैट्स व्हाई हमारे मन की सुरक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ग्रिल लगा देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बिठा देते हैं घर में, लेकिन यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। गुस्सा आके पीटता है, जेलसी आके पीटती है, ईर्ष्या, ग्रीड, लोभ। आजकल क्या हो गया है कि आपके सबके पास खाने के लिए है, घर है, लेकिन मनी फॉर नीड है, लेकिन ग्रीड के लिए जो भाग रहे हैं, इसके लिए सब तकलीफें शुरू हो गई। तो अभी वो ग्रीड को तो कंट्रोल हम ही कर सकते हैं ना, कि हमें कितना चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं, थोड़ा हम अपने आप को संभाल लें, और हर एक क्षण में सुखी होना कि दुखी होना, ये क्षमता मेरे हाथ में है। लेकिन हम लोग क्या सुनते हैं बाय डिफॉल्ट, दुखी होना। दुखी मन मेरे सुनो मेरा कहना, यहाँ नहीं चलना, दुखी होना। वो गाने में आएंगे तो हम रोने को शुरू कर देंगे। सो चूज हैप्पीनेस, चूज लाफ्टर, चूज पॉजिटिव पीपल, चूज पॉजिटिव मोमेंट्स, चूज पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। यू हैव अ चॉइस। बट हम लोग क्या करते हैं कि हम दुख को चुनते हैं, किटकिट को चुनते हैं, किटकिट करते हैं। तो हर एक व्यक्ति एक प्रण कर ले कि भाई मैं सुखी रहूंगा और मैं दूसरों को सुख दूंगा। यू नो, if that choice is done, then automatically things will change. So that is very important, the stress management. And हम लोग हमारा जो जॉब है, परिवार है, सिचुएशन है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका देखने का नजरिया चेंज कर सकते हैं। So that is what is important, and that is where the yoga meditation helps you a lot. And last but not the least, if you are not using your smile, you are a man with $1 million in the bank and no checkbook. Okay? So आप अपनी चेकबुक अपने साथ रखिए, संभाल के, हंसते रहिए, and laugh out at every situation, because that is when you laugh there are a lot of hormones, good hormones which are secreted. Okay? And इसके लिए आप देखिए कि बच्चे, हमें बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बहुत मासूम होते हैं, उनको रीजन नहीं लगता हंसने के लिए। हम लोग, मैं क्यों हंसूं, क्या हंसने जैसा है। घर पे भी आए कोई बच्चा हंस रहा है, क्या हंस रहा है, तो क्या हंसने जैसा है, मतलब इतने सीरियस हो गए हैं, इतना फेस स्टिफ हो गया है। सो यू डोंट नीड एनी रीजन टू स्माइल, यू हैव टू बी, यू कैन बी हैप्पी ऑलवेज। तो ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स बताई, और लास्ट ये जो रिसर्च हुई है कि सबके मन में ये सवाल है कि ब्लॉकेज का क्या होता है, वो ब्लॉकेज जाता है, रहता है, क्या होता है। तो हमने बिफोर एंड आफ्टर एंजियोग्राफी जो स्टडीज की, तो ब्लॉकेज, कोई ब्लॉकेज कम होते हैं, कोई ब्लॉकेज उतने ही रहते हैं। तो ये हम पूरी गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि हर एक का ब्लॉकेज चला जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम कितना है, शुगर कितना, मतलब अगर डायबिटीज है तो ब्लॉकेज रिवर्स नहीं होते। तो हम केस टू केस बता सकते हैं कि क्या है, बट ओवरऑल व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, दैट इज द ट्रीटमेंट। तो वैसे हमने एंजियोग्राफिक स्टडीज भी करके देखा हुआ है कि हार्ट के अंदर क्या क्या होता है। So these are lot of research studies which we have done, which are done with the doctors. And last is that what our mission is, हमारा जो IPC का फाउंडेशन है, जिसमें हम इतने सारे वर्कशॉप, सेमिनार्स करते हैं, हमारा एक ही मिशन है कि जैसे एक कैंडल होता है, एक दिया होता है, वो बहुत सारे दीपक को जला सकता है, बल्ब दूसरे बल्ब को नहीं जला सकता। तो ये जो हमारे इंडियन कल्चर है कि अगर एक व्यक्ति एनलाइटन हो जाता है, उसको समझ आ जाती है, तो वो दूसरों को जाके वो ज्ञान बांट सकता है।
तो वैसे ही आज आपको ये जो समझ मिली है कि आप हार्ट डिजीज को रोक सकते हैं, उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आप ऑपरेशन से को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ जितने लोगों को बता सके उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है और इतनी बड़े रूप से फैल रही है कि वो डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को उसको काबू में लाना मुश्किल है। इट इज गोइंग टू रिक्वायर अ ह्यूज सोशल नेटवर्क टू कंट्रोल द प्रॉब्लम एंड दैट इज वेयर everybody has to contribute to this social responsibility. So that is what we want to tell you. Or books or